सिंपल इस सरफेस केमिस्ट्री के अंदर लास्ट क्लास में हमने फ्रेंडलिच और लैंगमुइर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अच्छा, तो दोनों कॉन्सेप्ट का रिजल्ट जो आया था वो सेम था या डिफरेंट था? सेम सेम था, बस एक ने केपी की पावर 1/n से बताया था और एक ने एपी अपॉन 1 + बीबी से बताया था। ठीक है, पी से। ठीक है, अब देखो एड्सॉर्प्शन का अपने आप में बहुत ज्यादा यूज होता है। मान लो कहीं पर भी तुम्हें हाई वैक्यूम क्रिएट करना है, ठीक है, तो कहीं पे भी तो मान लो एक्टिवेटेड चारकोल लेते हो ना, तो वो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, तो वो एक्टिवेटेड चारकोल पूरा का पूरा जितना भी पार्टिकल्स होते हैं उन सबको अपने ऊपर एब्जॉर्ब करवा लेता है। तो वहां पे क्या बन जाएगा, हाई वैक्यूम बन जाएगा। अब उस चारकोल के ऊपर जितने भी सरफेस एक लेयर बनी होगी तो वो एड्सॉर्ब हुई होगी या एब्जॉर्ब हुई होगी? एयर की एयर जो एड्सॉर्ब। तो हमें वैक्यूम क्रिएट करना है। वेरी गुड श्रेया। ठीक है, तो जो पार्टिकल जो एड्सॉर्ब हुई है लेयर, तो वो किसकी वजह से हुई है, चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल की वजह से। और आजकल तो टीवी में ऐड भी आता है कि अगर गोरा होना है आपको तो आप एक्टिवेटेड चारकोल की क्रीम लगाएं और गोरे हो पॉन्ड्स जाएं। का। पता नहीं, मैंने टीवी में ऐसे कुछ देखा था, पता नहीं, कुछ कुछ याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस टाइप का है, पर ऑफ कोर्स मेरे जैसा गोरापन तो किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ हाँ, टू स्प्लिट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये एक एक मेरे पास एक एडवांटेज हो गया। इसी तरीके से गैस के मार्क्स जो होते हैं, तो टॉक्सिक गैस जैसे तुम जैसे मान लो कृति ने मान लो एक मास्क लगाया अच्छा वाला N95। अब मान लो ये एक ऐसी जगह पे गई जहाँ पे बहुत सारा क्या है, प्रदूषण है। ठीक है, तो अब मान लो जितनी जब ये सांस लेगी तो जब भी वो बाहर से जो टॉक्सिक लेयर आ रही है तो वो लेकिन बॉडी के अंदर नहीं जाएगी, वो मास्क के ऊपर एक लेयर बन जाएगी ना अंदर ही अंदर। तो वो एब्जॉर्ब हुई है या एडजॉर्ब हुई है? एड्सॉर्ब। एड्सॉर्ब हुई है। जो हम सर्दियों में मास्क लगाते हैं तो जो भी टॉक्सिक जो गैस होती है वो भी एड्सॉर्ब होती है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो गैस मार्क के अंदर यूज करते हैं, हाई वैक्यूम बनाने के लिए यूज करते हैं, और ऑफ कोर्स इसका कैटलिस्ट के लिए भी यूज होता है। जो कैटलिस्ट होता है वो कभी भी खुद इतना कंबाइन, मतलब वो एक जैसे तुम्हारे कभी कभी दोस्त बनते हैं। मान लो जब तुम 10th क्लास में थे, ठीक है, तो 10th क्लास में तुम्हारा एक दोस्त बना, ठीक है, तो तुमने उससे दोस्ती करी और उसने तुम्हें चीटिंग करवाई, तुमको अच्छे नंबर दिलवा दिए और वो खुद कहीं दूसरे स्कूल में चला गया। तो फाइनली बताओ उस दोस्त का रोल तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ? वो दोस्त तो था ही था लेकिन तुम्हारा कुछ ना कुछ फायदा करवा के गया। ठीक है, तो ऐसे दोस्त को तो सलाम, मतलब क्या बोले, बस बहुत याद आते हैं ऐसे दोस्त। ठीक है, तो ये दोस्त ने कैसा काम किया है, कैटलिस्ट की तरह काम किया है। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, वो खुद दूसरों को कन्वर्ट करवा देता है और खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस उन्होंने तुम्हारा काम करवाया, वो खुद निकल गया। बहुत वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो तुम्हारा एक जिगरी दोस्त है, एग्जाम चल रहा है और एग्जाम के टाइम पे तुम्हारे जिगरी दोस्त ने तुमको धोखा दे दिया कि अभी चलना, मैं मेरा खुद तो हुआ नहीं, मैं तेरे को दिखा दूं। तो नहीं दिखाता है, वो कहता है लास्ट में दिखाऊंगा, और लास्ट में बैल बच जाती है। फिर कहता है कि भाई मेरा छूट गया, लेकिन उसी के 99 आ जाते हैं। ठीक है, तुम में से होंगे 2-3 यहाँ पे। लेकिन एग्जाम टाइम पे कुछ कुछ ऐसे भी अजनबी होते हैं जो तुमको जानते भी नहीं, तब भी वो तुमको दिखा देते हैं कि हाँ हाँ इसका यही है और ये ऐसे करके कर ले मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ऐसे भी दोस्त होते हैं जो आज तक कभी तुम्हारे दोस्त नहीं थे, लेकिन एग्जाम टाइम पे तुम्हें पता चलती है कि एक ह्यूमैनिटी भी कोई चीज होती है। ठीक है, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो वो क्या है, वो कैटलिस्ट की तरह है। उन्होंने तुम्हें दिखाया और उनको कोई मतलब नहीं है तुमसे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है उसको, तब भी तुम्हारे लिए उसने इतना किया। तो तो ये सब क्या है, तो ये कैटलिस्ट के लिए भी हमारे एब्जॉर्प्शन का यूज होता है। ठीक है, मान लो एक सॉल्यूशन के अंदर ना मैंने कोई ऐसी चीज डाल रखी है जो कि कलरिंग एजेंट है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब तुमने उसके अंदर एक ऐसी चीज डाल दी जिसने सारा का सारा कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसने उसे अपने सरफेस पे अटैच करवाया होगा ना। ठीक है, तो एक मेरे पास आता है एनिमल चारकोल। तो एनिमल चारकोल एक ऐसा है जो कि किसी भी सॉल्यूशन से कलर को निकालने में सक्षम होता है। सक्षम का मतलब यहाँ पे नाम नहीं है किसी का, सक्षम का मतलब एबिलिटी होती है उसमें एब्जॉर्ब करवाने की। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ कलर भी, और ऑफ कोर्स जैसे मान लो कहीं कहीं पे ह्यूमिडिटी होती है। मैं तुम्हें एक चीज बताई ना, एनहाइड्रस Cl याद आया? जो रिएक्शन करवाते थे हम, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो वहां पे हम डाल देते एनहाइड्रस कंडीशन लेते थे। नहीं याद आ रहा कुछ? अरे यस याद है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लगता है एबीसीडी सब भूल गए हो। तो वहां पे एनहाइड्रस कंडीशन लेते तो वो एब्जॉर्ब करवाता था, मतलब वहां पे जितना भी हाइड्रस कंडीशन है, जो भी ह्यूमिडिटी है, उसको एब्जॉर्ब करवाने में काफी सक्षम होता था वो। ठीक है, इस चीज का याद रहेगा। और ऐसी ही एड्सॉर्प्शन से हम बहुत सारे टाइप की मेडिसिन लेते हैं। जब भी तुम मेडिसिन लेते हो तो तुम्हारी बॉडी के अंदर वो जाके क्या करवाते हैं, एड्सॉर्प्शन करवाते हैं। ठीक है, वो जम्स के सरफेस पे अटैच हो जाते हैं। जैसे तुम्हें पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस के लिए कोई दवाई नहीं बनी। ऐसा कोई समझा सकता है कोरोना वायरस के लिए कोई दवाई क्यों नहीं है? या जितने भी वायरस होते हैं उनके लिए दवाई क्यों नहीं बन पाती, लेकिन बैक्टीरिया फंगस के लिए बन जाती है? कोई बायोलॉजी वाला बच्चा एक्सप्लेन करना चाहेगा? वो वो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं तो उनका पूरा बायोमोलिकुलर केमिकल पाथ यूज करते हैं, और जब बाहर होते हैं तो वो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करते हैं।
ठीक है, तो थोड़ा ठीक है, लेकिन बच्चों को कुछ समझ नहीं आया होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मतलब तुमने एक अरे अच्छी सर लाइन ये बोली। 10th में पढ़ा था। हाँ, देखो सब ऐसे इसे बाहर बोलो होगा, बोलो। हम उसका वो बायोलॉजिकल प्रोसेस देख नहीं पाएंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि उसका मतलब क्या वीकनेस है या वो। वेरी गुड, तुमने जो बोला बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मेन बात ये होता है कि एक बैक्टीरिया और फंगस के पास सेल वॉल होती है, ठीक है। तो सेल वॉल उसको बचाने का काम करता है। तो जब भी तुम कोई भी एंटीबायोटिक लेते हो, तो वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया और फंगस की सेल वॉल को तोड़ देता है। और जब सेल वॉल को तोड़ देगा वो एंटीबायोटिक, तो तुम्हारी खुद की एंटीबॉडी या खुद का जो बॉडी का मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी में बहुत सारे लिम्फोसाइट होते हैं, वो उसको अटैक मार देते हैं। तो बैक्टीरिया फंगस समाप्त हो जाते हैं। जब उनका मेन ढाल ही टूट गई, तो वो बचेंगे कैसे? अब वायरस के पास जो चीज है वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी है। वायरस के पास होते हैं मतलब प्रोटीन होते हैं और डीएनए आरएनए होता है। वो तुम्हारी बॉडी में ऑलरेडी है, तुम्हारा खुद का। तो अगर तुमने उनको मारने की कोई दवाई ली, तो तुम्हारा खुद का प्रोटीन और डीएनए मर जाएगा। तो उसको मारने के चक्कर में तुम अपने आप को मार दोगे। एक बच्चा कह रहा कोई बात नहीं, कम से कम वो तो मरेगा। अरे ये क्या बात हुई? तो फिर इससे तो खुद ही मार लो, फिर वो ऑटोमेटिकली मर जाएगा। ठीक है, तो दवाई लेने की क्या जरूरत है? तो इसीलिए वायरस एक अपने आप में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। वायरस एक ऐसी चीजों को कंटेन करता है जो हमारे पास ऑलरेडी है बॉडी में। प्रोटीन और डीएनए, वो एक सेल है ही नहीं। तो तुम उसको एंटीबायोटिक कैसे ले लोगे? इसलिए उसके खिलाफ एंटीबॉडी ही बनती है बॉडी में 6-7 दिन बाद। कोरोना का जितना ये हवा बना रहे हैं, ऑफ कोर्स वायरस बहुत जल्दी फैलता है। अगर वही मैं बोल रहा हूँ और मान लो अगर ये ऑनलाइन क्लास नहीं होती, तो शायद तुम्हें भी हो जाता अगर मेरे को हो रखा होता तो। है नहीं मुझे, ठीक है। और मान लो अगर किसी को हो रखा है, तो वायरस जैसे जुकाम हो गया, मान लो एक बार श्रेया को जुकाम हो गया था, न छींक मारी और कृति पास में बैठी थी, तो इसको भी फिर हो गया फाइनली। वो क्यों? भीग गई। क्योंकि तो तो फाइनली ऐसे करके पूरी क्लास में ऐसे इन्फेक्शन फैल सकता है। ठीक है, तो वायरस वाला बहुत जल्दी फैलता है, टच करने से ही फैल जाता है। और ये पास में बैठे हैं तो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो हो जाता है ना टच ऐसे। तो इसीलिए सर मैं इससे दूर बैठती हूँ। अच्छा, नहीं तो दीक्षा बैठी थी ना, फिर दीक्षा के पास तुम बैठ गई, तो चेन होती है ना पूरी आपस में। ठीक है, तो इसीलिए तो याद रहेगा। तो ये सब किस चीज के एग्जाम्पल्स हैं? ये सब एड्जॉर्प्शन के एग्जाम्पल हैं। सारे बच्चे लिख लेंगे गैस मार्क्स। गैस मार्क्स के अंदर यूज होता है। ब्रैकेट के आगे लिख लेना एक्टिवेटेड चारकोल का हम यूज करते हैं। गैस मास्क, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, ये सब क्या है? एप्लीकेशन है एड्सॉर्प्शन के। ठीक है, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम द सॉल्यूशंस एंड द कंट्रोल ऑफ द ह्यूमिडिटी। ठीक है, और ऑफ कोर्स तुमने एक चीज पढ़ी थी 11th क्लास में, 9th क्लास में भी पढ़ी थी, क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस, याद है? तो जब तुम आगे जाके कॉलेज लेवल पे जाओगे और कॉलेज लेवल पे अगर तुम केमिकल टेक्नोलॉजी करोगे या केमिकल इंजीनियरिंग करोगे, वैसे है किसी को इंटरेस्ट यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग में? किसी को नहीं है यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट? ओ माय गॉड। अच्छा, बस दीक्षा, तुमको है इंटरेस्ट? अच्छा, वेरी गुड। बिल्कुल, अगर मिलेगा ऑफ कोर्स तो ऑफकोर्स करना चाहिए। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग का ही काफी अच्छा ज्यादा स्कोप है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं केमिकल्स के ऊपर भी, बहुत सारा अच्छा खासा, मतलब मोस्टली अच्छे अच्छे कॉलेजों में है ये केमिकल इंजीनियरिंग। और बहुत सारे कॉलेजों में तो केमिकल इंजीनियरिंग प्लस पॉलीमर इंजीनियरिंग एक साथ मिलती है। तो पॉलीमर तो दो इंडस्ट्री आ गई हैं, तो स्कोप जितना ज्यादा तुम जिस जो भी फील्ड में जा रहे हो ना, तो उतना ही ज्यादा स्कोप बढ़ भी जाता है। ठीक है, तो स्कोप बढ़ने का मतलब है कि कंपनीज में उतनी ज्यादा डिमांड हो जाएगी। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, तो सिविल इंजीनियरिंग करने का क्या फायदा होता है कि वो सिर्फ सिविल के लिए एलिजिबल हो गया है। मान लो कोई एक इंजीनियरिंग में, मैंने बोला कि सिविल और इन्वायरमेंट, तो वो सिविल के साथ साथ फिर इन्वायरमेंटल कंपनीज के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल का मतलब क्या? जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वाटर डीजे जो दिल्ली जल बोर्ड, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कंपनीज होती हैं। तो और सिविल की तो होती है, पीडब्ल्यूडी सुना होगा, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जितना भी कंस्ट्रक्शन वाला होता है। ठीक है, तो एल हो गया जो पूरे हाईवे वाईवे बनाता है। तो मतलब अगर तुम ऐसी इंजीनियरिंग ले रहे हो जिसका आगे जाके कंपनीज काफी सारी है, तो ऑफकोर्स उसमें जाना एक बेटर ऑप्शन होता है। तो उसमें तुम्हें जाना भी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कुछ ऐसा उसको मतलब ऐसी इंजीनियरिंग मत कर लेना जिसका ज्यादा, वैसे आजकल तुमने देखो हर कॉलेज के अंदर बायोटेक्नोलॉजी है। तो ठीक है, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा यूज है वैक्सीन वैक्सीन बनाने में। लेकिन एक्चुअली में ये है कि सक्सेस जो रेट है ना वो काफी कम है। बायोटेक्नोलॉजी आजकल हर कोई, मतलब मोस्टली जो बायो वाले इंटरेस्ट वाले बच्चे हैं वो कर तो रहे हैं। लेकिन ऐसा मुझे देखने को मिलता है कि जब भी मैं इंटरनेट पे जाता हूँ और मैं बायोटेक वाले ग्रेजुएट्स का वो देखता हूँ कि जब वो ग्रेजुएट हो गए हैं, इवन अगर उन्होंने एमटेक भी कर लिया बायोटेक से, तो भी उनका मुझे जिस तरीके से नेगेटिव फीडबैक आता है कि इंडिया के अंदर कुछ नहीं है।
मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो मैंने देखा है इंटरनेट पे या जितने बच्चों से मैं बात करता हूँ। तो जो मतलब बच्चे बायोटेक कर रहे हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी सेकंड ईयर में बायोटेक के, और तो वो दोनों मुझे सीनियर्स का बताते हैं कि सर उनकी जॉब अभी इतनी अच्छी कंपनी में नहीं लगी है जितना कि बाकी इंजीनियरिंग में लग रही है, क्योंकि बायोटेक के अंदर भी कुछ कंप्यूटर के सब्जेक्ट होते हैं। तो मतलब ऑफ कोर्स कंप्यूटर साइंस वाले तो ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन बायोटेक वाले सिर्फ वही जाए जिनको सच में इंटरेस्ट है। अगर कोई ये सोच के जा रहा है कि मेरे को आगे अच्छा पैकेज मिलेगा, तो आई एम सॉरी, वहाँ पे तुम्हारा ये कुछ नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो बायोटेक के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो बाकी डाटा एनालिसिस आजकल चल रहा है, ये जिसको रितेश को जो बनना है, डाटा क्या है, डाटा भूल गया, डाटा क्या है, क्या था, साइंटिस्ट। यस सर। अच्छा अच्छा, हाँ, तो डाटा वाला आजकल ये मैं देख रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी चल रहा है। ठीक है, तो ये भी अच्छा है। चलो आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये था हमारे पास क्या, तो फाइनली ये सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो केमिकल में भी हो गया इसका यूज, और सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस में भी हो गया। ठीक है, तो ये मोस्टली हमारे पास बहुत सारी टाइप के चारकोल आते हैं। ठीक है, तो एक कोकोनट चारकोल भी होता है, एक मेरे पास एनिमल चारकोल भी होता है, तो उनकी हेल्प से ये सब इंपॉर्टेंट होता है। तो चारकोल बहुत अच्छा एड्सॉर्बेंट है, जो चीजों को एड्सॉर्ब करवाने में हेल्प करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने बॉडी के ऊपर चारकोल रगड़ लो। ठीक है, उससे थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा करना नहीं है तुम्हें। ठीक है, तो इस चीज का याद रहेगा सब बच्चों को। अब देखो हमारे पास एक नया टॉपिक आने वाला है, और जिसका नाम है मेरे पास कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट क्या होता है, अभी मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था एक लड़के का, याद आया, जो तुम्हारे को कन्वर्ट करवा दे। तुम पहले 10th में थे, वो तुमको 11th में प्रमोट करवा दे, लेकिन वो खुद नहीं, वो खुद भी हुआ है, लेकिन वो खुद तुम्हारे स्कूल में नहीं रहेगा, वो कहीं और चले जाएगा। ठीक है, तो एक कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो तुम्हारी रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। जब भी चीज ज्यादा तो बढ़ाएगी, ऑफ कोर्स, कम करने का मतलब नहीं बनता है, लेकिन वो खुद उस केमिकल के अंदर पार्टिसिपेट इतना स्ट्रांगली नहीं करता है। ठीक है, वो खुद अपना बॉडी को कभी चेंज नहीं करेगा। जैसे मान लो तुम कहीं पर भी गए, ठीक है, मान लो तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड बना, तो तुमको, तो वो अगर वो तुमको कह रहा है कि प्लीज डोंट ट्राई टू चेंज मी, मैं जैसा हूं मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ, तुम मुझे क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारे तुम्हारे लिए चेंज हो जाऊं, मेरे को मैं जैसा हूँ वैसे एक्सेप्ट करो, ऐसा सुना होगा तुम लोगों ने शायद टीवी में। तो इसका मतलब तुम सीधे बोलना कि अच्छा, तो तुम सो यू वाना वर्क एज अ कैटलिस्ट, तो वो कहेगा यस ऑफ कोर्स। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, तो कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो तुम्हारे केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज करे, लेकिन वो खुद अपना केमिकल स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। मान लो एक रिएक्शन तुम्हारी 1 घंटे में होनी है, तुमने कैटलिस्ट लिया, वो 15 मिनट में हो गई। ठीक है, तो 15 मिनट में हो गई, तो क्या वो कैटलिस्ट भी चेंज हो जाएगा 15 मिनट के अंदर? वो बस कैटलिस्ट था, उसको देख के ही तुमने 15 मिनट में काम कर दिया। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। कुछ बच्चों ने वीडियो ऑन नहीं कर रखी है बेटा, अभी रुक जाओ, तुमको क्लास से बाहर निकालते हैं। और आदित्य, तुमने जो वीडियो ऑन करी है, मुझे दिख ना, ऐसा लग रहा है कोई और बैठा हुआ है ये, एकदम बहुत ज्यादा लाइटनिंग है, एकदम मेरी आंखें एकदम वैसी हो गई हैं, इतनी ज्यादा रोशनी आ रही है। ठीक है, मेरी आंखें शायद चुंधी आ जाएंगी। ठीक है ठीक है, तो कैटलिस्ट तो सारे बच्चे लिख ले, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which influences the speed of a chemical reaction। जिन बच्चों ने दूसरी तीसरी क्लास में वो नहीं करी थी डिक्टेशन, उनको दिक्कत होगी लिखने में। तो a catalyst is a substance which influences the speed of a chemical reaction without undergoing in any chemical change, without undergoing in chemical change। अब देखो, वैसे तो इसके एग्जांपल है, मैं तुम्हें नोट दूंगा ही ऑफ कोर्स, तो अभी तुम्हें सुनना है। एक मेरे पास होता है हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट, एक मेरे पास होता है होमोजेनियस कैटलिस्ट। देखो बहुत सिंपल सी बात है, सारे बच्चे ध्यान सुनना। अगर मैंने तुमसे बोला, मान लो मेरे पास रिएक्टेंट गैसियस फेज में है, ठीक है, मेरे पास प्रोडक्ट भी गैसियस फेज में है, अगर मैंने एक कैटलिस्ट ले लिया और वो कैटलिस्ट भी गैसियस फेज में है, तो इस टाइप के कैटलिस्ट को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, होमोजीनियस। सारे का सबका स्टेट एक जैसा है। लेकिन मान लो अगर मेरे, हाँ 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 बोलो। सर रिपीट करो, मतलब होमोजीनियस वाला। अच्छा अच्छा ठीक है, होमोजीनियस कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, मान लो मेरे पास रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, और मैंने जो कैटलिस्ट लिया है वो भी लिक्विड स्टेट में, तो सबका जो स्टेट है वो क्या हो गई है, लिक्विड हो गई है। तो जो प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट भी क्या बन रहा है, लिक्विड, मतलब हर चीज की स्टेट एक जैसी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। लेकिन मान लो
अब मैंने जो रिएक्टेंट लिए हैं वो सॉलिड स्टेट में है, और जो मैंने कैटलिस्ट दिया है वो लिक्विड या गैसेस स्टेट में है। तो क्या अब इनकी स्टेट सेम हुई? तो क्या अब इनकी स्टेट सेम नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, तो ऐसा होता है हमारे पास। तो हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें हमें क्या मतलब देखने को मिलेगा कि हमारे पास हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट भी होते हैं। तो इसके एग्जांपल है, हम देखेंगे। लेकिन अब देखो ये अब ना हमारे पास आ रहा है कि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट भी अपने आप में काम कैसे करते हैं, वो कैसे किसी चीज को मतलब प्रोडक्ट बनाने में कैसे प्रोडक्ट बनवाते हैं। तो देखना है सारे बच्चे, मान लो मेरे पास ना एक कैटलिस्ट है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। एक सेकेंड, अरे नीचे नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। हाँ भाई, तो अगर मैंने तुमको बोला कि एक मेरे पास कैटलिस्ट है, मान लो ये कैटलिस्ट कुछ इस तरीके से है, ये कैटलिस्ट का सरफेस है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है तो दड़ी जैसा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये स्ट्रक्चर है इनका, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये मेरे पास एक कैटलिस्ट तुम इस तरीके से देख रहे हो। अब मान लो तुम्हें ना एक्चुअली में ए और बी को मिलाना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा स्कूल में होता है, क्या होता है कि मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, तो तुम्हारा दोस्त अपने दोस्त से मिलाता है कि ये देखिए ये मेरा दोस्त है, तो तुम उससे हाय हेलो करते हो। और कुछ एक दो महीने बाद फिर ऐसा होता है कि तुम जो दोस्त हो फिर तुम एकदम से कहीं उसे दिखते हो कि अरे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या अब हम अपने अच्छे दोस्त बन गए? कह रहे ये कब हुआ, मिलाया तो मैंने था तुम्हें। तो कह रहा तो क्या हुआ तूने मिलाया तो कंट्रोल योरसेल्फ ना, मतलब ये पर्सनल लाइफ है ना हमारी, तुझे क्या मतलब है, तो मिलाया तो हम क्या करें, अच्छी बात है तूने मिलाया, ठीक है। तो फाइनली तो यही वो जो लड़का जिसने मिलाया था, तो वही क्या हुआ मेरे पास कैटलिस्ट हुआ। ऐसा बहुत देखने को मिलता है मेरे को स्कूल लेवल में, और कॉलेज लेवल बहुत कम होना है। कॉलेज लेवल पे तो ऐसा है कि पता नहीं चलता कौन किसको मिलवा रहा है, सब रैंडम चल रहा है एकदम। उसने उसको मिलवाया, फिर उसने उसको मिलवा दिया, फिर उसने उसको मिलवा दिया। एक हो तो बात करें, हर कोई एक सही बात। दूसरे से मिलता रहता है, ठीक है, मतलब दोस्त बनते हैं आपस में। तो इसी तरीके से मान लो ये ए था और ये बी था, अभी ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। और इन दोनों मतलब ए का ये दोस्त है मेरे पास, ये मान लो ये कैटलिस्ट एक रैंडम है। तो ये आया, तो इसने बोला अरे ए, अरे बी तुम अलग अलग क्या कर रहे हो, तुम दोनों को मिला है। तो ये एक्चुअली में किसके दोस्त बनते हैं, पहले ये इस कैटलिस्ट के दोस्त बनते हैं। ये प्रोसेस है किस तरीके से कैटलिस्ट काम करता है। तो ये स्ट्रक्चर वैसा का वैसा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले ये पहले ए और बी को मतलब इस तरीके से जोड़ेगा। तो पहले ये कैटलिस्ट जो है ये अपने सरफेस से किसको जोड़ता है, ए और बी को। तो ए यहाँ जुड़ गया और ये बी यहाँ जुड़ गया। क्या अभी ए और बी डायरेक्टली अटैच हैं प्यारे प्यारे बच्चों? नहीं सर। अभी ए और बी डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो अब ये आएगा और फाइनली ये फिर किसको जोड़ने में हेल्प करेगा। तो अब देखो होगा क्या, अभी कैटलिस्ट था ना यहाँ पे, तो अब ये जब तक ये कैटलिस्ट के साथ हैं तो इनकी दोस्ती हो जाएगी। भाई यही होता है रियल में भी, सच बता रहा हूँ। अभी मान लो अगर किसी भी पर्सन ने, जैसे मान लो ये है श्रेया है, ठीक है, और कृति, और श्रेया और कृति की बहुत अच्छी दोस्ती है, ठीक है। श्रेया और कृति आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो फिर कृति ने क्या करा, दीक्षा, हेलो दीक्षा, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ही, देख मिल, ये है श्रेया, ठीक है, और ये आईएलसी में पढ़ती है, बहुत अच्छी बच्ची है, ठीक है। तो ने कहा बच्ची, क्या, हाँ हाँ ठीक है बच्ची बोलते हैं इसे। मैंने कहा ठीक है। तो फाइनली फिर अब वो जब तक कृति आती थी तो दीक्षा श्रेया से खूब बातें करती थी कि अरे देखिए ये चल रहा है, ये वाला टॉपिक समझ में आ गया, वो कहते हैं हाँ आ गया। कह रहे टॉपिक वॉपिक की बातें मत करो, अच्छी इंटरेस्टिंग बातें करो। तो वो कहती है ओके। तो ये ठीक है, तो तो फाइनली ये बातें करने लगे। और फाइनली क्या हुआ, एक दिन जब कृति आ रही थी तो उससे पहले ही दीक्षा और श्रेया रूम में बैठी हुई हैं, मतलब क्लासरूम में, ठीक है। तो ये एक दूसरे को टॉपिक समझा रही थी। तो कृति तो हैरान हो गई, कृति के पैरों से जमीन खिसक गई। क्यों? क्योंकि मिलाया किसने था श्रेया को दीक्षा से, कृति ने। तो यही वही वाली बात है। तो ये जो ए और बी है, अब ये ए और बी आपस में जुड़ चुके हैं, अभी कैटलिस्ट है। और फिर फाइनली क्या होगा, फिर एक दिन ऐसा भी आया कि दीक्षा और श्रेया ने कृति को ही हटा दिया कि हमें तेरे से कोई मतलब नहीं है, जा कहीं और, अब हम दोनों पक्के दोस्त हो गए। तो फाइनली यहाँ पे किसका वो हो गया, मतलब मैं जो ऐसे प्रीति का कट गया। तो ये कैसे लैंग्वेज यूज कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास फिर किसी ने अपना कोई अच्छा दोस्त बेस्ट फ्रेंड बना लिया कोई और, ठीक है।
तो अब ये फाइनली ए और बी यहाँ पे जुड़ गए, ठीक है। और ये भी तो कृतिका तो काम ही था, कृतिका काम ही यही था कि अच्छे अच्छे दोस्त बनवाना। तो कृति अपने मकसद में कामयाब हो गई, ठीक है। ऐसे लोग भी होते हैं हमारे देश में जो अच्छे काम करते हैं, ठीक है। तो फाइनली बताओ, ए और बी पहले अलग थे और ए और बी जुड़ गए, क्या कैटलिस्ट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ? वैसे अगर तुम मेरा डायग्राम देखोगे तो हाँ, कैटलिस्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, लेकिन होता नहीं है, ठीक है। ये गलती से डायग्राम मेरे से थोड़ा गंदा ही बन गया है, तो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। कहीं तो सच में एग्जाम में ऐसे बनाकर आ जाओ, टीचर मार्क्स काट लेगी, ठीक है। तो कैटलिस्ट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। ये बहुत ही बच्चों वाली बातें हैं जिसको हम इतना हाईलाइट करके बताना पड़ रहा है, ठीक है भाई, याद रहेगा। यस सर। तो ये इस तरीके यस सर। तो ये कैटलिस्ट का था, ये एक स्ट्रक्चर था बस। पहले ए और बी जुड़ जाएंगे, फिर वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और फिर फाइनली कैटलिस्ट अपना अलग हो जाएगा कि भाई मैंने अपना काम पूरा किया। तो यहाँ पे ना कभी कभी लिखने के लिए भी आता है, जैसे देखो, तो पहले क्या हुआ, एड्सॉर्प्शन हुआ है ए और बी का सरफेस पे, ठीक है। फिर एड्सॉर्प्शन होने के बाद फिर ए और बी ने आपस में इंटरेक्ट किया है, ए और बी ने, और आपस में ये दोनों इतना इंटरेक्ट किया है कि जिन्होंने मिलवाया अब उसी से उन्होंने हटा दिया। तो क्या लास्ट वाले प्रोसेस को मैं डिसॉर्प्शन बोल सकता हूँ? यस। जब ऊपर वाला एड्सॉर्प्शन था, जुड़ने का काम, तो हटाने का काम क्या था, डिसॉर्प्शन। नहीं आया कुछ समझ? यस सर। ठीक है, हाँ तो इस सर। चीज ठीक है, तो इस तो मैं तो ये आएगा ही समझ, मुझे पता ही है, ठीक है। तो चलो भाई, तो ये था हमारे पास सिंपल adsorption of what? Adsorption of reacting molecules to form the product with the help of adsorption and desorption. बच्चों वाली बातें हैं। अच्छा, तो अभी मैंने एक चीज बताई, तो ये मेरे पास होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है कृति? सर जो वो सेम फेज में वो कंबाइन करते हैं। Are you sure? बिल्कुल। तो देखो, इसी तरीके से मान लो मेरे पास SO2 होता है, और SO2 से अगर मान लो मेरे पास SO3 बन रहा है, तो ये दोनों गैसीय स्टेट में, और एक मान लो मैंने कैटलिस्ट लिया, वो है मेरे पास मान लो नाइट्रिक ऑक्साइड। तो अगर मैंने कोई ऐसा, मतलब ये मैं दे दूंगा नोट्स, तो मैं मतलब चिंता मत करो, मेरे पास एक, मतलब ये मैं लिख के दूंगा कि हमारे पास किस टाइप के गैसीय स्टेट में है। तो आई बस सुन लो कि होमोजीनियस का मतलब क्या है, मतलब सेम सेम फेज में होने चाहिए। कुछ का उसका क्या नाम है, अतुल का एग्जाम है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कवर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होगा। तो नोट्स में तो मैं दे ही दूंगा, ठीक है। तो याद रहेगा सब बच्चों को, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस अभी कैटलिस्ट। थर्सडे को है टर्म केमिस्ट्री, टेस्ट। अच्छा अच्छा यस ठीक है, सर। ये वाला चैप्टर आ रहा है उसमें? यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है, तो आई होप याद रहेगा, ठीक है। अब देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि एग्जाम में आती है, ठीक है, और वो है मेरे पास शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। सारे बच्चे याद रखें, क्या बोला मैंने, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। अब शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट के स्टार्ट करने से पहले तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, और वो कोई बात नहीं सर, होता क्या हो गया? आप नहीं, आप जल्दबाजी में कुछ और ही बोल गए। अच्छा, बदतमीजी मत करो, ठीक है। तो अब हमारे पास ऐसे ही वर्ड के लिए तो तुम आते हो कि कुछ ना कुछ मेरा वाला फेवरेट वर्ड आ जाए तो फिर मैं एकदम से एंजॉय कर लूं बस, ठीक है। तो हमारे पास कैटालिटिक रिएक्शन की जब हम बात करते हैं, तो ध्यान रखना, पहली बात, अगर कैटलिस्ट आया है तो क्या उसका कोई मास चेंज होगा या उसकी कोई केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होगी रिएक्शन होने के बाद? नो। कृति ने श्रेया को मिलवाया दीक्षा से, तो क्या कृति को बाद में कृति का कोई वेट कम हो जाएगा, या कृति का वेट कोई बढ़ जाएगा, या कृति की कोई केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी? नहीं, कृति जैसी थी वैसी थी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ध्यान रखना, कभी भी आ जाए कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी तो क्या लिखना है, इट रिमेन अनचेंज इन मास एंड इन दी इन केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है। सेकेंड चीज, एक ही कैटलिस्ट क्या बहुत सारे, जैसे कृति ने भी एक काम कर दिया, अब ऐसे ही मान लो कृति ने देखा कि वो आर्यन भतौरिया, और उसने देखा कि एक और बच्ची है, आई नो कि वो चलो ठीक है छोड़ के चले गए कुछ बच्चे, तो फाइनली देखा कि अगर इन दोनों को दोस्त दोस्त बनाना हो तो क्या बनवा सकते हैं? तो हाँ, कृति कहेगी कि ऑफ कोर्स हमारा काम है कि चीजों को मिलाना, बाद में फिर वो उनके ऊपर है कि वो अलग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, पहले से ही ठीक है। सर। ठीक है, तो हर किसी का, तो इसका मतलब एक ही कैटलिस्ट एक ही रिएक्शन करवाएगा या बहुत सारी रिएक्शन करवाएगा? बहुत सारी करवा सकता है अपने लाइफ टाइम में, अभी तो स्कूल लाइफ है, आगे कॉलेज लाइफ में पता नहीं कितने और ऐसे रिएक्शंस होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे फ्रेंड बनाना अच्छी बात होती है, ठीक है। तो भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, एक चीज और, नहीं अगर सर। अगर कैटलिस्ट थोड़े बड़े बड़े साइज में है, और एक कैटलिस्ट थोड़े फाइनली डिवाइडेड उसमें है, बहुत छोटे छोटे फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में है, तो कौन ज्यादा इफेक्टिव कैटलिस्ट होगा, बड़े बड़े पार्टिकल फाइनली में? डिवाइडेड।
ध्यान रखना, अगर कैटलिस्ट का साइज फाइनली डिवाइडेड है तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को? ठीक है, वेरी गुड। तो ये, और क्या एक कोई भी रैंडम कैटलिस्ट किसी को भी कंबाइन करवा देगा? ये पर्टिकुलर स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। मान लो, स्पेसिफिसिटी होनी हाँ, चाहिए। मान लो कृति गई एक 9th क्लास के बच्चे में, एक 9th क्लास के बच्चे टेढ़े मेढ़े बैठे हुए थे, इनने कहा और इससे मिलो, ये है एक नया, मतलब एक बच्चा है, तो वो कहेगी हैं तुम कौन हो और तुम क्यों मिलवा रहे हो हमें से? तो वहां पे रिएक्शन होने के चांस है? नहीं, तो बिल्कुल चांस नहीं, क्योंकि वो जानते ही नहीं है एक दूसरे को। और वैसे भी तुम 12th में, वो 9th के बच्चे, उनको खुद नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है, तो इसीलिए वहां पे भी ऐसा कोई रिएक्शन नहीं चलेगा। तो इसका मतलब एक कैटलिस्ट स्पेसिफिक होता है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, कोई भी रैंडम कैटलिस्ट नहीं डाल दोगे, हर रिएक्शन के लिए अलग टाइप का कैटलिस्ट लिया जाता है। याद रहेगा सब बच्चों को? अच्छा, एक क्वेश्चन आया था दीक्षा, एक बात बताओ, अगर मैं एक इक्विलिब्रियम के अंदर कैटलिस्ट डालता हूं तो क्या इक्विलिब्रियम फास्ट हो जाएगा? इक्विलिब्रियम? यस सर। अच्छा, सर आयुष्या, मतलब जितना फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उतना ही बैकवर्ड होगा, मतलब तो दोनों का इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कुछ नहीं, उसको इफेक्ट नहीं होगा। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही। क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, देखो पहले मैंने बताया था, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो जितना आगे चल रहा है उतना ही पीछे भी हो गया, तो के तो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कभी कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें रिएक्शन पीछे से आगे भी आ रही है और आगे से पीछे भी जा रही है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड बराबर होगा। तो जब उतना ही रहने वाला है, तो तुमने कैटलिस्ट को कर दिया तो वो रेट बढ़ जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है केसी वो उतना ही रहेगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब नो मान सर। लो, अब मान लो तुम्हारे पास अब ये श्रेया गई, श्रेया को मान लो मार्केट गई, मुझे तो कैटलिस्ट खरीदने जाना है। पहले तो बात तो लोग हंसे कि हैं कैटलिस्ट क्या होता है, पर कोई बात नहीं, चलो। तो फाइनली इसने देखा कि इन्हें, मतलब भैया ना, भैया प्लीज मुझे कैटलिस्ट दिखा दो। उनने बोला क्यों? केरी, इट डजंट कंसर्न यू, इट्स माय पर्सनल मैटर। उन्होंने कहा ओके ओके ठीक है मैम। तो फाइनली बट एक रिएक्शन है हेबर्स प्रोसेस, तुम लोगों ने सुना होगा, N2+ का 3H2 इट फॉर्म्स अमोनिया। तो ये एक्चुअली साइंटिस्ट बन गई है केमिकल वाले। तो फाइनली ये कैटलिस्ट देखने के लिए गई, तो फाइनली अंकल जी ने, मतलब वो भैया जो थे, तो उन्होंने 5 टाइप के कैटलिस्ट दिखाए। तो अभी कह रही कि भैया इनमें से सबसे अच्छा वाला कौन सा है? तो अब जब ये नहीं बोलेगी कि भैया सबसे अच्छा कौन सा है, ये एक्चुअली बोलेगी भैया इसमें से किस कैटलिस्ट की एक्टिविटी सबसे अच्छी है। एक्टिविटी का मतलब क्या है? वो एबिलिटी टू कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन। तो जिसकी एक्टिविटी अच्छी होगी वही लेना चाहिए। आई नो कि वो थोड़ा महंगा आएगा, पर पैसे की कमी थोड़ी है, खूब पैसा है हमारे पास। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास अगर हम बात करते हैं, तो कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। ठीक है, नहीं आया समझ में किसी को? ठीक है भाई, याद रहेगा? ठीक है, यस सर। अब यस अब मान लो तुम्हें कोई पर्टिकुलर रिएक्शन पे करवाना है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिविटी। मान लो एक हमने कैटलिस्ट बनाया, वो सिर्फ और सिर्फ डिहाइड्रेशन करवाता है, या वो सिर्फ और सिर्फ हेबर प्रोसेस करवाता है, अमोनिया बनवाता है, तो ये उसकी क्या हुई? सेलेक्टिविटी। जैसे कभी तो दुकान पे जाते हो, वो कहते हो भैया मिक्सी देना, तो वो कहता है क्यों? वो कहेगा मिक्सी क्यों लेते हैं पागल, बट कहेगा कि नहीं नहीं, तो हमें वो बनाना है मैंगो शेक। क्या अच्छा मैंगो शेक ही बनाना है, सिर्फ और कुछ तो नहीं करना? कह रहा नहीं नहीं नहीं, तो मैंगो शेक के लिए ये वाली मार्केट में आई है, नहीं ये वाली खरीदो। तो ये हो गया सेलेक्टिविटी, सिर्फ और सिर्फ मैंगो शेक के लिए है। ठीक है, अब मान लो कोई कह रहा है कि ऐसा तो नहीं कि पत्थर वत्थर तुम्हें तोड़ने हो, पत्थरों का चूरा बनाना हो, तो नहीं नहीं, पत्थरों के लिए तो कुछ और है, उसके लिए तो मतलब वो सिलेक्टिविटी उनके लिए अलग हो जाएगी, उसके लिए क्या पता कुछ और हाई पावर की ली जाएगी। तो हर चीज के लिए, रिएक्शन के लिए, तो सिलेक्टिविटी का क्या मीनिंग हो गया? कहना इसे, इट इज द एबिलिटी ऑफ द कैटलिस्ट टू डायरेक्ट अ पर्टिकुलर रिएक्शन टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर मांगे ले रहे हैं हम, तो कैटलिस्ट की 2 प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं क्या इंपॉर्टेंट फीचर? एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। यस सर। रितेश, यस सर। एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी में क्या फर्क है? सर एक्टिविटी में होगा ये कि मतलब वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा, सिलेक्टिविटी सिर्फ एक ही मतलब चीज के लिए एप्लीकेबल होगा। हाँ ठीक है, तो सेलेक्टिविटी में एबिलिटी आ रहा है कोई पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कैटलाइज करने के लिए, और एक्टिविटी में कि वो उसके रेट के रिएक्शन को इंक्रीज कर दे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास 2 चीजें और है, प्रमोटर का मतलब और तेज कर देना, एक होता है पॉइजन, उसको कम कर देना। तो पॉइजन का मतलब जहर है एक तरह से यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोग जहर होते हैं एकदम। ठीक है, तो कुछ मान लो एक एक दोस्त था, उसके अच्छे नंबर आते थे 90%, लेकिन जब उसकी एक नई बेस्ट फ्रेंड बन गई तो उसके नंबर कितने हैं? 40%। तो वहां पे जो उसकी फ्रेंड बनी है या फ्रेंड बना है, तो वो कैसा काम कर रहा है? ये एक तरह से उसके लिए प्रोमोटर की तरह काम कर रहा है या पॉइजन की तरह काम कर रहा है? प्रमोटर। अरे
फिर तो उसकी ऐसे तरह प्रमोटर जहर है मतलब। प्रमोटर होगा भाई वो। पहले तुम्हारे 90 आ रहे थे। अच्छा, अब मैं समझा तुम प्रमोटर क्यों बोल रहे हो। ठीक है, तुम्हारे लिए मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस से मतलब है भाई। ठीक है, तो ये पॉइजन होगा दुनिया की नजरों में। ठीक है, ठीक है, तुम अपनी लाइफ में खुश हो वो अलग बात है, लेकिन ये दुनिया की नजरों में और तुम्हें दुनिया की नजरों से ही देखना है। ठीक है, तो ये पॉइजन माना जाएगा, मैं भी इसे पॉइजन ही बोलूंगा। ठीक है, दोस्ती वो होती है जो तुम्हारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे, लेकिन जब तुम्हारी परफॉर्मेंस इनकी डिक्रीज हो गई है तो आई एम सॉरी से पॉइजन कहा जाएगा, तो ध्यान रखना। इसीलिए कैटलिस्ट के अंदर सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या मानी जाती है, प्रमोटर या पॉइजन। प्रमोटर। प्रमोटर, क्योंकि क्योंकि अगर मैं ये बोलूं कि जो प्रमोटर होता है वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, तो ये सही बात बोली है या गलत। सही है। क्योंकि एक्टिविटी का मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन को कैटलाइज करना, रेट को फास्ट कर देना, और जो मेरे पास ये प्रमोटर है वो उसको आगे करेगा, इनहिबिटर कम कर देगा। पॉइजन को हम इनहिबिटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास एक सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, अब मेरे पास एक चीज आ रही है जिसको हम बोलते हैं सेप सेलेक्टिव। ऐसा लग रहा है जैसे कहाँ पर हो, पता नहीं तुम कौन सी दुनिया में, पर ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक मेरे पास आ रहा है सेप शेप सेप बोल रहा हूँ, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। ठीक है, तो शेप ये श्रेया की वजह से हो जाता है, बताओ। ये श्रेया तंत्र मंत्र की विद्या जानती है, एकदम स्लिप हो जाती है मेरी जुबान। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, देखो ये ना एक ऐसा कैटलिस्ट होता है जो कि एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता है। ठीक है, इसके बीच बीच में पोर से बने होते हैं मधुमक्खी के छत्ते जैसा। ठीक है, तो ये क्या होता है एक्चुअली अपने आप में, मेरे पास एक कैटलिस्ट है जिसका नाम होता है ZSM। सारे बच्चे बोलेंगे ZSM5, सारे बच्चे बोलेंगे ZSM5। ये ZSM5 क्या करता है, ये एल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करता है। गैसोलीन एक काइंड का पेट्रोल है। आई नो कुछ बच्चे कहेंगे हैं तो अल्कोहल को क्यों कर रहा है भाई, अल्कोहल तो अलग चीज होती है। हाँ भाई यही बात है, तो अल्कोहल को अगर तुम गैसोलीन में कन्वर्ट कर रहे हो, गैसोलीन का मतलब क्या है, जो पेट्रोल की तरह यूज होता है, तो उसको यूज कर रहे हैं, तो वो कौन करवाता है, मेरे पास ZSM5। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही माइक्रोस्पोरस होता है, बहुत ही पतला होता है, और इट हैज 3 डायमेंशनल एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। सारे बच्चे मेरी बातों पे एकदम कान खोल के ध्यान दें। ZSM5 की मैं बात कर रहा हूँ, और ये क्या है मेरे पास, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, और ये ZSM5 है। और ये क्या होता है, ये एक माइक्रोस्पोरस होता है, इसमें पोर्स होते हैं हनीकॉम जैसे, मधुमक्खी के छत्ते जैसे, और ये होता है 3 डायमेंशनल एल्यूमिनो, अभी तुमसे ही पूछूंगा मैं, यस सर, एल्यूमिनो सिलिकेट्स। ठीक है, याद रहेगा। और ये क्या चीज से क्या चीज कन्वर्ट कर देता है, ये अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है, विद द हेल्प ऑफ द डिहाइड्रेशन प्रोसेस। डिहाइड्रेशन से होता है, तो ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, यस आर्यन बताएगा, आर्यन बहुत एक्साइटेड भी है। यस आर्यन, ये ZSM क्या करता है, वो कुछ करता है, तुम्हारी तरह अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है। अल्कोहल कैसे, कौन से प्रोसेस से, डिहाइड्रेशन से। अरे वाह क्या बात है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है खुद का, वो अभी कुछ नाम बताया ना, 3 डायमेंशनल व्हाट, बिल्कुल सही बोला तुमने अभी थोड़ी देर पहले, 3 डायमेंशनल एल्यूमिनो सिलिकेट। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को ये बात। तो ये अगर बहुत पोरस बोले तो, पोरस, बिल्कुल बोलो, हाँ सर, बिल्कुल बोल सकते हो पोरस। मतलब हमें तो एक वैसे ही शॉर्ट नोट के रूप में आता है कि शॉर्ट नोट करके लिखें। ठीक है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ ZSM5, एक सेकेंड जस्ट। तो ये अपने आप में काफी एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। एक सेकेंड यार, मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, उससे थोड़ा सा क्लियर है, क्योंकि ये एग्जाम में ना है, ऐसा होता नहीं है। ये इसकी रीति मैंने क्या बोला, ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है, कौन सा 2 एलिमेंट्स के नाम लिए मैंने, हनीकॉम। 3 डायमेंशन, ये एलिमेंट्स के नाम है हनीकॉम। नहीं नहीं, एक हनी हो गया, एक कॉम्ब हो गया। हनी का मतलब वही जो खाते हैं, और कॉम्ब का मतलब वो बाल से 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ एल्यूमिनो सिलिकेट्स। ठीक है, तो
आई होप तुम लोगों को स्क्रीन दिख रही है। एक सेकंड बस। तो स्क्रीन तो दिख रही है। Zeolites, amazing mineral structures found in nature. These microporous crystalline aluminosilicate molecular sieves consist of highly ordered discrete pores and cavities with molecular dimensions making up a crystalline framework. This allows for small molecules to pass through while stopping larger molecules, useful for the absorption of gases and liquids. एक बात सुनी कि इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पोरस होते हैं, इनके स्ट्रक्चर में गैप होता है, जिससे क्या होगा, कोई भी छोटा मॉलिक्यूल और कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल इजीली एड्सॉर्ब हो जाता है, उसमें फिट हो जाता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन इसका मतलब वो वाटर को इसमें से अब्सॉर्ब करवा लेता होगा अपने मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, तो ये किसका काम है मेरे पास, जियोलाइट का, ZSM5 का। And for decades, these microscopic structures have been man-made, produced synthetically, and tailored to industrial process applications. Our range of products includes zeolite powders and extradates for use within the industrial processes of petrochemicals, oil refining and chemicals, as well as within emission control applications, such as in catalytic converters and the decomposition of NOx and N2O. इन्होंने एक वर्ड बोला है कैटालिटिक कन्वर्टर। ये कैटालिटिक कन्वर्टर का मतलब क्या होता है, एक बार यूरो स्टेज चली थी, क्योंकि पहले जो पॉल्यूशन होता था ना, पहले अगर तुम रास्ते पे जाओगे ना, तो पहले रास्ते पे इतना धुआं होता था, इतना धुआं होता था कि अगर सोनपरी निकलती थी तो वो शादी में पहुंचते थे वो काली परी बन जाती थी। क्यों? क्योंकि धुआं इतना होता था कि मुंह पे एकदम स्टिक कर जाता था वो, तो कितना ही मेकअप कर लो सब कुछ फायदा नहीं होता था। लेकिन अब हमारे पास क्या है, कैटालिटिक कन्वर्टर आते हैं गाड़ियों में लगे हुए, जो कि बहुत सारे कैटलिस्ट से बना होता है, रोडियम, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, जितनी भी खतरनाक गैसेस आ रही हैं, काला काला धुआं जो आता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। तो आज जब भी तुम रोड पे जाओगे तो तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलेगा रोड पे, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये ठीक है, सेफ चीजें हैं हमारे पास। ठीक है ना, तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स आजकल गाड़ियों में यूज होते हैं, जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल का मतलब ये नहीं कि ऑटो और मोबाइल अलग, ऑटोमोबाइल का मतलब जितनी भी गाड़ियां हैं उन सब में क्या होता है, कैटलिस्ट ये सब यूज होते हैं ताकि पॉल्यूशन ना हो। आजकल क्या तुमने देखा है कभी भी रोड पे काला धुआं दिखता है क्या किसी को? क्या गाड़ियों से कोई आवाज आती है ढक 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 ढक? अरे भाई कहाँ देख, कौन सी दुनिया, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब तुमने पहले वाला जमाना नहीं देखा है। पहले के जमाने में ना इतना बुरा हाल होता था ना भाई, इतना बुरा हाल कि तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, Zeolite raw material production capabilities include well-known zeolite structures, which cover a wide range of silica to alumina ratios. On demand, most other common commercial structure types can be produced. A representative and characteristic zeolite beta application is hydrocarbon storage after the cold start of a car engine. At low temperatures, no catalytic decomposition of the hydrocarbons is possible. However, the zeolite beta, with its high capacity of capillary structures, provides intermediate storage of 2 meta and shabazides are. चलो ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बस तुम्हें क्या याद रखना है, तो तुम्हें एक चीज याद करना है, जियोलाइट्स आर द 3-dimensional network of aluminosilicates and it has the ability to convert the gasoline into petrol with the help of the dehydration. राइट? याद रहेगा सब बच्चों को? तो सब बच्चे प्लीज नोट डाउन कर लें एक चीज इसको। तो जियोलाइट्स हमारे पास क्या होते हैं, उसको हम जियोलाइट का एक और नाम मैंने बताया जब तुम हंस रहे थे, ZSM5। अरे वो तो एग्जाम्पल हो गया उसका, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। ठीक है, जिसको तुम शेप सेलेक्टिव बोलते हो, तो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को ये बात? यस सर। ओके, अच्छा एक ना हमारे पास अब जैसे एंजाइम्स होते हैं, तुमने पढ़ा भी होगा ये 10th क्लास में, एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, एंजाइम हमारी बॉडी में भी होते हैं, तो ये एक्चुअली लॉक इन की के बेसिस पे वर्क करते हैं। तुमको पता है कि एक ताला कब खुलता है, जब तुम उसके अंदर की डालोगे, तो एक ताले की एक पर्टिकुलर की होती है ना, तभी तो वो क्या कहते हैं, ताला खुलेगा। ठीक है, जो तो तुम चुप रहो बदतमीज। ठीक है, तो इसका मतलब एक मेरे पास अगर एक लॉक है, तो लॉक की एक पर्टिकुलर की होती है, और की को जब हम लॉक के अंदर डालेंगे तभी वो ताला खुलता है। तो उसी तरीके से मेरे पास, तो करना बंद करो,
तो इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, एक एंजाइम होता है, और मेरे पास जिसकी, जैसे मान लो तुमने बॉडी में रोटी खाई, ठीक है, तो रोटी जब तुमने खाई तो उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए कौन आते हैं, तुमने पढ़ा होगा एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम का नाम सुना है। यस सर। फिर हमारे पास और भी आते हैं फ्रक्टेज और ग्लूके मतलब सुक्रेज आता है, ऐसे ही फ्रक्टेज आता है, और ऐसे ही मेरे पास एक और आता है माल्टेज होता है, ठीक है, और मेरे पास सुक्रेज हो गया, माल्टेज, एक लैक्टेज होता है। तो ये सब क्या है रशियन मेरे एंजाइम पास, सर। क्या कुछ नहीं। क्या बोला तूने अभी, रसियन एंजाइम कुछ नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं। चला के दिखा रहे हो बेटा तुम कुछ, ठीक है। तो ये हमारे पास, तो इसी तरीके से ना देखो मेरे पास क्या है, जैसे लॉक एंड की हाइपोथेसिस की मैं बात कर रहा था। तो देखो अब अगर मेरे पास कोई भी एक एंजाइम है, तो एंजाइम भी अपने आप में पर्टिकुलर होता है। जैसे मान लो तुम्हारी बॉडी में ये ना एक कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा मान लो, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको, हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो अब जब तुम्हारे अब मान लो हमारे पास बहुत सारे एंजाइम है इस तरीके से, एक एंजाइम ये है, ठीक है, और एक एंजाइम ये है। अब जरा बताना कौन सा वाला इसमें फिट होगा, नंबर 1 और नंबर 2। 2. तो नंबर 2 वाला जब यहाँ पर आएगा तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, और ये फाइनली इसके प्रोडक्ट को, इस सबस्ट्रेट को किसी और चीज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, ठीक है भाई। तो यहाँ पे की तरह कौन एक्ट कर रहा है, एंजाइम या सबस्ट्रेट, एंजाइम। एंजाइम, और सबस्ट्रेट जिसपे वो एक्ट करते हैं उसको तो सबस्ट्रेट को सबस्ट्रेट ही बोलते हैं। तो देखो ये का होता है, इनका कैसे होता है, ये एंजाइम अपना अलग था और सबस्ट्रेट अपना अलग था, फिर ये आपस में आए। तो जब ये आपस में आएंगे तो ईएन सबस्ट्रेट आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। एंजाइम भी अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता है, एंजाइम ने क्या करा, इस सबस्ट्रेट को कुछ और बना दिया, फाइनली तोड़ दिया, और फिर फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, मतलब वही एंजाइम अपना अलग और सबस्ट्रेट अपना अलग। यहाँ पे ये जो सबस्ट्रेट है ना, मतलब ये सबस्ट्रेट जो मैं बोल रहा हूँ, तो एक्चुअली में बेटर है कि मैं इसको प्रोडक्ट बोलूं, क्योंकि सबस्ट्रेट से ही तो प्रोडक्ट बनना था। तो अब सबस्ट्रेट क्या बन गया है मेरे पास, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है भाई। तो और एक और चीज मैं भूल गया बताना, ये जो होता है ना, ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम में रहता है जब ये इंटरेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होती ना, टाइम लगता है स्ट्रांग बॉन्डिंग बनने में, तो स्टार्टिंग में वीक बॉन्डिंग रहता है। तो इसीलिए ये मेरे पास क्या है, पहले एंजाइम होता है, सबस्ट्रेट होता है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, और उसके बाद फिर एंजाइम और प्रोडक्ट बन जाता है। याद रहेगा सब बच्चों को ये बात, यस सर। ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे टाइप के एंजाइम है, तो ये चीज याद रखनी है सब बच्चों को, ठीक है। सर अब जो ये वो थी, ये जाइमेज और वो सबकी माल्टेज हाँ हाँ वाली। हाँ, ये ठीक है, ये तो बच्चों वाली बातें हैं, तो हर किसी को पता ही है, ठीक है। रिएक्शन आएंगी, कर लेना, मैं तुम्हें वैसे भी नोट दूंगा इसके। देखो बहुत सारी टाइप के एंजाइम्स है जो तुम्हें पढ़ने हैं, मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारी टाइप, जैसे तुमने 10th में ही पढ़ा होगा, जब हम खाना खाते हैं तो हम क्या करते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, मतलब ग्लूकोज का मतलब सुक्रोज होता है उसके अंदर। तो जब हम उसे खाएंगे बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो स्टार्च भी बोलते हैं उसे, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड होता है, बहुत बड़ा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जब तुम खाते हो, मान लो तुम उसे गटक नहीं रहे, ऐसे चबाते जा रहे हो, जैसे वो देखा है भैंस को, कुछ कुछ खाती रहती है, यहाँ से कुछ निकलता रहता है, तो उसको नहीं देखना है, वो निकलता रहे। तो मेन बात क्या है, अगर तुम भी ऐसे करते करोगे तो तुम्हारे मुंह के अंदर ना फिर टेस्ट क्या आएगा, तो थोड़ा मीठा मीठा सा आएगा। तो मीठा मीठा टेस्ट क्यों आता है, क्योंकि जब तुम खाओगे तो तुम्हारी बॉडी से जो एंजाइम निकला, सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवा निकलता है ना मुंह में, ठीक है, तो सलाइवा क्या करता है, उसको तोड़ देता है कार्बोहाइड्रेट को, वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है उसे। तो जो तुमने खाया पॉलीसेकेराइड विच इज अ स्टार्च, तो स्टार्च को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, माल्टोज में, और माल्टोज एक छोटी फॉर्म है ग्लूकोज की, जो कि मीठी होती है, तो इसलिए वो मीठा हो गया। तो इस तरीके से मेरे पास क्या है, तो फाइनली इस तरीके से कन्वर्ट करते रहते हैं बहुत सारे एंजाइम चीजों को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म के अंदर। तुम जितना सारा कॉम्प्लेक्स फूड खाते हो, पिज्जा बर्गर ये वो पता नहीं क्या क्या, ठीक है, तो पेरी पेरी पता नहीं क्या क्या चीजें होती है, मेरे को तो नाम भी याद नहीं रहते, ठीक है। तो इतना सारा जो होता है, तो अब फाइनली लेकिन अब बॉडी में तो डाइजेस्ट हो ही जाता है, क्योंकि सेल को तो छोटी छोटी चीजें चाहिए। तो वो सब कैसे पॉसिबल है, तुम्हारी बॉडी एंजाइम निकालते हैं इतने सारे, स्टमक के अंदर कुछ और निकलता है, इंटेस्टाइन के अंदर कुछ और निकलता है, पढ़ा होगा ना ये सब तुम लोगों ने। पेप्सिनोजेन हमारे पास एक एंजाइम होता है, इसी तरीके से म्यूकोस तो खैर सेफ्टी के लिए होता है, ठीक है। फिर ऐसी पेप्सिन भी होता है, याद आ रहा है कुछ कुछ ऐसा, ट्रिप्सिन, एंटेरोकाइनेज, डाइपेप्टाइडेजेस, हल्का हल्का कुछ कुछ 10th क्लास का, ठीक है। लाइपेज हाँ, तो ये सब बहुत सारे टाइप के इतना आएंगे, याद है। ठीक है। हाँ, तो लाइपेज हमारे पास क्या करता है, मेरे को लगता है लाइपेज को श्रेया से जुड़ा हुआ है इसीलिए, पर कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास ये, अब हम लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं इस चैप्टर की, जो कि मेरे पास है कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है।
अब देखो कोलिडल सॉल्यूशन क्या होता है, ये भी तुमने 9th क्लास में पढ़ा था, तुम्हें याद है कोलिडल सॉल्यूशन? देखो ज्यादातर चीजें, जैसे अभी मैंने एक टॉपिक बताया था, हमारे आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है हर जगह पे लास्ट क्लास में, इसी तरीके से मोस्टली चीजों में हमें कोलिडल सॉल्यूशन भी दिखता है। जैसे तुम लोग दूध पीते हो, तो दूध क्या कैसा दिखता है तुम्हें? होमोजीनियस, कि दूध बिल्कुल एक जैसा ही है हर जगह पे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर तुमने एक गिलास दूध लिया है तो उस दूध के अंदर एक्चुअली वो हेट्रोजीनियस है, उसके अंदर प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन होता है तो वो पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है? वो तो इसका मतलब कोलिडल क्या होता है? जो दिखता होमोजीनियस है लेकिन वो है क्या? लेकिन वो है हेट्रोजीनियस, ठीक है? तो इसके अंदर, हाँ, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक ये देखो जिस तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, उसी तरीके से कोलोइडल के अंदर डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्सिव मीडियम होता है। तो जो सॉल्यूट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सिव फेज, और जो मेरे पास सॉल्वेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है? तो कोलिडल सॉल्यूशन कौन सी दो चीजों से मिलकर बना है? तो अगर तुमने बोला सॉलिड और सॉल्वेंट तो मैं थप्पड़ मारूंगा 3-4, इसलिए तुम्हें क्या बोलना है? डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है भाई, याद रहेगा? यस सर। तो ये होमोजीनियस होता है या हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। हाँ, इट सीम्स होमोजीनियस बट इट इज एक्चुअली अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है? जैसे दूध को देख के हर कोई बोलेगा ये होमोजीनियस है, ठीक है? जैसे मान लो तुमने देखा कि एक फॉग हो गया है बाहर, कहते हैं ना फॉग चल रहा है, वो कितना गंदा डाला होगा, क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। सर्दी आने वाले लोग यही बोलते हैं कि तो फॉग चल रहा है, तो ये थोड़ी पूछूंगा मैं तेरे से, वो तो मुझे ही पता है फॉग चल रहा है, एक थप्पड़ मारो उसे, तो ठीक है? तो इस तरीके से लोग बोलते हैं, फिर और भी चीजें बोलते हैं। तो फाइनली फॉग तुम्हें लगता होगा कि ये होमोजीनियस है, लेकिन वो हेट्रोजीनियस है, अंदर ही अंदर उसमें पार्टिकल कहीं ज्यादा है कहीं कम है, ठीक है? इस तरीके से हेयर क्रीम आती है तुम्हारी, ठीक है? कुछ लोग लगाते हैं हेयर क्रीम बाल बड़े करने के लिए, ज्यादा बाल हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से वो भी क्या हो सकती है? वो लगती क्या है? होमोजीनियस, लेकिन वो है क्या? हेट्रोजीनियस। पेंट, नैरो लैक, वो देखो ना एशियन पेंट जो आता है, तो वो तुम्हें कैसा लगेगा कि वो हमारे पास है क्या? नेरोलैक बोल के एशियन पेंट्स बोल रहे हो? नैरोलैक एशियन अलग अलग है ना शायद? हाँ, तो मैंने 2 लिए है ना नाम, मैंने 2 नाम लिए हैं, नैरोलैक हो गया था, उसके बाद नया लिया एशियन पेंट्स, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है? तो ये दिखते होमोजीनियस है, लेकिन ये एक्चुअली में है क्या? अच्छा, जो तुम मार्केट से लेकर आते हो, अमूल जो ये बटर लेकर आते हो, चीज लेकर आते हो, ये जेलीज जो लेकर आते हो, ये भी क्या है अपने आप में? तो मैं दिखते क्या है? होमोजीनियस, लेकिन ये है क्या एक्चुअली में? अब बच्चे सोच रहे होंगे अंदर ही अंदर, ये है क्या? ये होमोजीनियस हेटेरोजीनियस क्या होता है? ये तो बताया ही नहीं, और पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। अरे भाई, एक नमक लो, मतलब एक पानी लो, पानी के अंदर नमक डाल दो, पूरा घोल दो, ठीक है? पूरा घोलने के बाद जब तुम पियोगे तो क्या ऊपर का टेस्ट और नीचे का टेस्ट अलग अलग आएगा क्या? नहीं। एक जैसा आएगा पूरा। लेकिन मान लो तुम्हारी मॉम है, तुम्हारी मॉम ने दूध दिया तुम्हें, ठीक है, रात को मान लो, और उसमें चीनी डाल दी और एक कप ऐसे घुमा दिया तुम्हारी मॉम ने, तो जब तुम दूध पी रहे हो तो पहले कहोगे अरे इसमें तो चीनी भी नहीं डाली, ठीक है? अब तुम पीते जा रहे हो, फिर लास्ट में एकदम सारी चीनी आ जाती है, एकदम सारा मूड खराब हो जाता है, ठीक है? नीचे से आ जाता है ना, एकदम एकदम नीचे से आ जाता है, तो वो क्या था? वो हेट्रोजीनियस था। क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुआ था। तो वो तो हम पे डिपेंड करता है ना कि हमने करा या नहीं, अगर पूरा करा होता तो पूरे में सेम आता। बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ दूध की ही बात कर रहा था, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था, वो तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए कोई चीज डाली, उस अकॉर्डिंग समझाया। अगर मैं सिर्फ दूध भी तो अपने आप में एक सॉल्यूशन है ना, दूध के अंदर भी तो पानी होता है और प्रोटीन होता है। जैसे भैंस का दूध है, तो भैंस भी तो दूध क्यों देती है? क्योंकि वो ज्यादा पानी पीती है और प्रोटीन उसकी बॉडी में बनता है, ठीक है? तो वो पानी के अंदर वो प्रोटीन जो है वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है या रैंडमली, तो वो रैंडमली बोल सकते हैं, प्रॉपरली यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है? ये हमने माइक्रो, क्योंकि इसका जो साइज होता है ना वो काफी छोटा होता है, ठीक है? बहुत ही छोटा पार्टिकल्स होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल बोल सकते हो। तो ये हमने माइक्रो लेवल पे चेक किया है कि वो होमोजीनियस नहीं है, बल्कि वो हेट्रोजीनियस है। याद रहेगा सब बच्चों को इसके अंदर? यस सर। यस सर। तो कोलिडल सॉल्यूशन के अंदर जो सॉलिड और सॉल्वेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम। यस, डिस्पर्स फेज्ड एंड डिस्पर्शन मीडियम, इस चीज का तुम्हें याद रखना है सब बच्चों को, ठीक है भाई? अच्छा, देखो, अब कोलोइडल के भी अपने आप में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्सिव मीडियम के अकॉर्डिंग। देखो, सॉलिड के अंदर सॉलिड डिसॉल्व हो सकता है, सॉलिड के अंदर लिक्विड, सॉलिड के अंदर गैस, ठीक है? इसी तरीके से लिक्विड के अंदर लिक्विड, लिक्विड के अंदर गैस, और लिक्विड के अंदर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मतलब तीनों हो गया ना। इसी तरीके से मेरे पास जो गैस है वो गैस सॉलिड के अंदर भी मिक्स हो सकती है, सॉलिड लिक्विड के अंदर भी मिक्स हो सकती है। बस एक चीज का ध्यान रखना, गैस से गैस का कोई रिलेशन नहीं होता है।
अगर तुमने गैस से गैस को मिक्स किया है तो गैस से गैस का कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनता है, बाकी सबका बनता है। तो जरा बताना टोटल होमोजेनियस होता है। तो टोटल सॉल्यूशन कितने बन जाएंगे फिर? यस एग्जैक्टली। तो ये टोटल कितने बन गए को टाइप ऑफ कोलोइड? देखो मैथ देखो कितनी अच्छी है मेरी। 8 बन गए, 8 क्योंकि सॉलिड 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 के अंदर, सॉलिड लिक्विड के अंदर, सॉलिड गैस के अंदर 3, फिर लिक्विड लिक्विड के अंदर, लिक्विड सॉलिड के अंदर, लिक्विड गैस के अंदर 6, फिर गैस सॉलिड के अंदर, गैस लिक्विड के अंदर 2 और। गैस से गैस तो होता ही नहीं है। अरे ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन है यार, भूल गए क्या? 3 का वो है ये। छोड़ो चलो, तुम्हें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये एक टेबल है तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में, वैसे मैं नोट्स के अंदर दे दूंगा तुम्हें, तो याद रखना। अच्छा देखो, अगर मैं ऐसे एक रैंडमली पूछता हूँ, मान लो मेरे पास हेयर क्रीम है, हेयर क्रीम, ठीक है। तो हेयर क्रीम जो होती है ना, एक्चुअली वो ना थोड़ी थोड़ी सी ना मिल्क जैसी होती है। जैसे तुम देखो कभी कभी मान लो कोई गंजा है, और अगर कोई गंजा है तो उसके बालों में मान लो कोई क्रीम लग रही है, ठीक है, क्रीम लगाया, जैसे वो ना मिल्की मिल्की सा होता है। कभी गए हो, कभी ये यस आर्यन तुम गए होगे शायद, एक बार तुम गंजे भी हो गए थे, ठीक है। तो एक बार तुम्हारे बालों में क्या हुआ, मान लो तुमने बताया था कि क्रीम सी लगाई गई थी, वो मिल्क मिल्क जैसा होता है, मिल्की मिल्की। तो अगर वो मिल्की मिल्की है तो इसका मतलब तुम्हें क्या लग रहा है, वो सॉलिड लिक्विड होगा या लिक्विड लिक्विड होगा या लिक्विड इन गैस होगा, क्या लगता है? लिक्विड लिक्विड। भाई ऑफ कोर्स मिल्क क्या होता है, मिल्क अपने आप में लिक्विड लिक्विड ही तो है। क्या मिल्क के अंदर कुछ रखा होता है पत्थर जैसा? एक बच्चा कह रहा है मैंने दूध पिया लेकिन उसमें पत्थर आ गए बहुत सारे। सही बात। तो भाई वो मिल्क नहीं था, फिर मैंने क्या पे करा तुम पत्थर पत्थर, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास मिल्क के अंदर तो लिक्विड लिक्विड ही होगा, मतलब वो प्रोटीन भी लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है भाई, याद रहेगा। ऐसी मान लो अब आर्यन क्या लेकर आया है, बटर लेकर आया है, बटर, ठीक है। मार्केट से कह रहा है कि मुझे बटर बहुत पसंद है भैया, मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है। तो जब ये बटर लेकर आया तो जरा मुझे एक बात बताना, बटर के अंदर क्या होगा, लिक्विड इन गैस होगा, गैस इन लिक्विड, या लिक्विड इन सॉलिड, क्या लग रहा है तुम लोगों को? लिक्विड लिक्विड ही होगा। अच्छा, तो मतलब तुम हाथ में लेकर आए हो बटर जो कि सॉलिड है, और वो सॉलिड लिक्विड इन लिक्विड होगा, ये कैसा ज्ञान है? बर्फ की तो हाथ में लेके घूम सकते हैं। बटर जो होता है वो बटर सॉलिड होता है, अगर वो मेल्ट भी करता है तो वो एकदम प्रॉपरली इतना लिक्विड नहीं होता। ठीक है, जो बटर है वो तो सॉलिड फॉर्म में लेकर आया, तो बटर क्या होना चाहिए? तो ठीक है, मैं जानता हूँ तुम्हें सोचने में दिक्कत है कि इसलिए कुछ लोग इसको याद करते हैं। तो ये बटर जो है वो लिक्विड इन सॉलिड है, ठीक है, मतलब सॉलिड पार्ट थोड़ा ज्यादा है, लिक्विड पार्ट थोड़ा सा कम है। तो डिस्पर्सिव फेस लिक्विड हुआ और डिस्पर्सिव मीडियम क्या हुआ, सॉलिड। तो ये बटर हुआ, ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। मैं तो लिक्विड इन लिक्विड ही है। क्या बटर का? बटर मिल्क और हेयर क्रीम। क्या सब बुक में तो वही लिखा हुआ है। क्या बटर का? बुक, हाँ सर, लिक्विड लिक्विड ही लिखा हुआ है। अच्छा, बटर का तो लिक्विड सॉलिड है। मैंने भी लिक्विड सॉलिड ही बोला, क्योंकि बटर तो अच्छा देखो ठीक है, अलग अलग टाइप का बटर भी हो सकता है वैसे। एक सेकंड रुको, बटर का एक्चुअली ठीक है ये अलग टाइप से इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि एक मेरे पास अगर बटर को तुमने लिक्विड बना दिया है तो उस टाइम पे उसको देखने से लगेगा लिक्विड इन लिक्विड, लेकिन जो तुम बटर को सॉलिड फॉर्म में लेकर आ रहे हो तो उस टाइम पे तुम क्या बोलोगे, लिक्विड इन सॉलिड। तो ठीक है, इस बेसिस पे वो एक्चुअली सेपरेट करना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नोट्स दूंगा, उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर लेना। वैसे जहां तक मुझे याद आ रहा है लिक्विड इन सॉलिड होना चाहिए, वरना तो फिर मिल्क और बटर में फर्क ही क्या रह जाएगा अगर दोनों ही लिक्विड लिक्विड बोल दिया तो। हाँ हाँ बोलो बोलो। नेट पे है कि या तो लिक्विड एंड सॉलिड या फिर लिक्विड लिक्विड दोनों कह सकते। मुझे पता ही था इसलिए मैंने कुछ बोला भी नहीं, ठीक है, वेरी गुड शाबाश। ठीक है, तो यस इस तरीके से होता है, इसलिए मैंने दोनों चीजें एक्सप्लेन करी है ना अभी तुम्हारे बोलने से पहले, ठीक है, आई नो दैट एवरीथिंग। हाँ, तो अब मेरे पास अब मान लो इसी तरीके से जैसे मैंने बोला, चलो अब ये बताएगी, यहाँ क्या नाम है, श्रेया बताएगी। श्रेया जैसे मान लो तुमने कुछ लोगों को, नहीं आर्यन से पूछते हैं, आर्यन जब तुम कभी अपनी सोसाइटी से बाहर निकलो तुमने कुछ लोगों को देखो, कुछ बदतमीज बच्चे हाथ में कुछ लेके ऐसे कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ स्टाइल मार रहे होते हैं, उनके हाथ में कुछ होता है, तो वो जो धुआं निकालते हैं मुंह से, क्या तुम करती हो? नहीं हाँ सच बाहर आ गया, ठीक है, तो वो जो स्मोक निकालते हैं मुंह से, ठीक है, तो जो स्मोक होता है वो अपने आप में इमल्शन होना चाहिए क्या, आई मीन इमल्शन नहीं, क्या वो अपने आप में कोलोइडल होना चाहिए? हाँ। अच्छा, तो उसमें क्या लग रहा है, सॉलिड इन गैस, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन व्हाट? सॉलिड इन गैस इन सॉलिड, मतलब वहाँ एक ही बात है। गैस इन सॉलिड, फिर तो इस देखो सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस इन सॉलिड का मतलब हो जाएगा कि एकदम तुमने एकदम बहुत ही मोटी चीज बॉल सी निकाली है, क्यों गैस इन सॉलिड, क्योंकि क्योंकि सॉलिड ज्यादा हो गया ना फिर, और वो तो गैस दिखता है, फिर तो एकदम कोई मुंह से निकाल के सीधे नीचे गिर जाएगा वो,
मान लो कोई कोई नहीं स्मोक कर सर वही मतलब था। ठीक है, उल्टा हो जाता है यहाँ पे चीजें, ठीक है, क्योंकि अगर तुमने गैस इन सॉलिड को या सॉलिड इन गैस को अगर तूने गैस इन सॉलिड बोल दिया ना, तो उसका मीनिंग हो गया गैस कम सॉलिड ज्यादा। और अगर कोई स्मोक करे सीधे बॉल सर निकाल के इसमें नीचे की। सॉलिड कहाँ से आ गया? मतलब अच्छा धुआं बताओ तो एनवायरनमेंट में जा रहा है, तो ये तो गैस गैस लग रहा है। मैम, मुझे एक बात बताओ, जब तुम झाड़ू लगाती हो अपने घर में तो धूल मिट्टी उड़ती है हवा में, हाँ तो वो धूल मिट्टी सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है? सॉलिड। सॉलिड है ना, तो सॉलिड में वही आग वाली लगती है जब तो गैस बनता है ना वो, मतलब जब वो एग्जैक्ट। निकलता है। हाँ हाँ, तुम गैस के ज्यादा अंदर हाँ आग ज्यादा लगा सही के बोल गैस रहा है। इसको बन ज्यादा जाएगा पता तो। है। ज्यादा वो मत करो, ठीक है, जब आग लगती है तो ठीक है। हाँ तो देखो, जो वो धुआं देखोगे ना, तो धुएं के अंदर वो छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, और उसमें थोड़ा बहुत वो गैस होता है, ठीक है। तो दोनों ही चीजें हैं इसमें, बिल्कुल क्या देखने से कभी लगता है कि एक्सपीरियंस नहीं करा ना? एक्सपीरियंस करना भी नहीं है, बस तुम्हें याद करना है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस करने की बात, ऐसे तो बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है जितना हम पढ़ रहे हैं। जेडेसम को कौन सा तुमने एक्सपीरियंस कर लिया कभी? तो इसलिए तो ठीक है, आते हैं। तो ये हमारे अच्छा पास एक टेबल होगी, ठीक है। तो हमारे पास मैंने क्या बोला, ये तो 8 टाइप के हमारे पास होते हैं। अब देखो भाई, अब मैं बस 2 चीजें बताने वाला हूँ, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे याद रखेंगे। मेरे पास डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्सिव मीडियम को देखते हुए मेरे पास 2 टाइप के ये बनते हैं, ठीक है। एक होता है मेरे पास, मतलब सॉलिड एंड लिक्विड को देख के मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर जैसे पेंट हो गया, पेंट में क्या, तुम देखोगे ना पेंट के अंदर एक पाउडर सा होता है, उसमें पानी मिला देते हैं और घोल देते हैं, देखा है कभी पेंट के अंदर? यस यस अगर सर। तुमने पेंट को खुला छोड़ दिया ना, पेंट पेंट सॉलिड बन जाता है, पानी सारा उड़ जाता है। यस सर। तो इसका रहेगा। मतलब सॉलिड इन लिक्विड होता है, तो इसका मतलब अगर तुम बनाते हो तो वो सॉल बन जाता है, सॉल्यूशन नहीं, सॉल बोलते हैं उसे। तो वो पेंट होता है अपने आप में। तो अब ये सॉल को ना मैं 2 हिस्सों में बांट रखा है, लायोफोबिक और एक लायोफिलिक। देखो, अगर लायोफोबिक का मतलब क्या होता है, मान लो अगर ये दोनों मिलना ही नहीं चाहते, मतलब कौन नहीं मिलना चाहते, ये डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्सिव मीडियम, एक ऐसा कोलोइडल सॉल्यूशन जिसके अंदर अंदर विद्रोह चल रहा है। मान लो बीजेपी है, बीजेपी के लोग आपस में लड़ मर गए अपने आप में, क्यों? क्योंकि मान लो एक मेरे पास नरेंद्र मोदी वाला गैंग है, और एक मान लो अमित शाह वाला गैंग है, कह रहा है कि अब प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, आने वाले टाइम में क्या पता लड़ाई हो जाए। और मोदी जी कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं अब तक बनता हूं तो मैं ही बनूंगा, मान लो बाई चांस ऐसा हो जाए। तो वो बीजेपी एक ही है, लेकिन उसके अंदर युद्ध है, गृह युद्ध बोल सकते हैं उसे। इसी तरीके से लायोफोबिक है। तो लायोफोबिक में क्या होता है, डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्सिव मीडियम के अंदर क्या रहता है, कोई ज्यादा एफिनिटी नहीं रहती है, कोई ज्यादा अट्रैक्शन नहीं रहता है। तो क्या तुम उसे इजिली बना पाओगे? क्या पार्टी इजिली बनी रह पाएगी, स्टेबल बनी रह पाएगी? घरेलू क्लेश के बाद तो नहीं। हाँ, नहीं बनी पे रह पाएगी ना, क्योंकि आपस में लड़ते रहेंगे। तो उनको शांत कराने के लिए हमें क्या चाहिए, फिर हमें एक तीसरा बंदा चाहिए कि ना तो तेरी चलेगी ना मेरी चलेगी। फिर कोई तीसरा बंदा आएगा, मान लो योगी आदित्यनाथ जी आ गए कि तुम दोनों में से कोई नहीं बनेगा, अब मैं बनूंगा, ठीक है, मैंने इतना बड़ा यूपी संभाला है तो देश भी संभाल ही सकता हूँ, ठीक है। वो बात अलग है, दंगे फसाद होते रहते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब, तो हमारे पास जब भी लायोफोबिक को अगर मैं करना चाहता हूँ तो मेरे को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एक स्टेबलाइजिंग एजेंट की, ताकि वो उन दोनों की लड़ाई ना करवा पाए। यही तो होता है यूजुअली। जैसे मान लो 2 बच्चे आपस में डेस्क पे लड़ रहे हैं, जैसे मान लो कृति और श्रेया के बीच में लड़ाई हो गई, बैठे बैठे ही किसी बात पे ऊपर हो गई होगी मान लो। तो फिर अब क्या करा, दीक्षा आके बीच में बैठ गई इनके, कि ना तो इससे लड़ेगी ना तू, हाँ मैं बीच में आ गई। तो फाइनली ये दीक्षा ने क्या कहा, दीक्षा ने एक तरह से स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह काम किया, नहीं किया, दोनों के प्रिजर्वेशन के लिए। यस सर। इन्होंने तो दीक्षा को भी लपेट लिया जैसे मुझे तू मारेंगे। ठीक, ये भी हो सकता है कि दोनों दीक्षा को ही मारे, ठीक है। तो ये हमारे पास है लायोफोबिक सोल बोलते हैं इसे। तो लायोफोबिक सोल को बनाना आसान होता होगा या डिफिकल्ट? डिफिकल्ट। क्योंकि ये आपस में अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं भाई, दो लोग जो आपस में एक दूसरे को लाइक ही नहीं करते, मतलब पसंद ही नहीं करते, उन दोनों को तुम्हें मिलाना है, तो उसके लिए हार्ड वर्क तो होगा भाई। और जो लोग खुद ही पसंद कर रहे हैं उनके लिए तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सब होता रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं लायोफिलिक की बात करता हूँ, तो लायोफिलिक की अगर मैं बात करता हूँ, डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्सिव मीडियम में ग्रेट एफिनिटी होती है। ग्रेट एफिनिटी का मतलब है ग्रेट अट्रैक्शन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। बस एक बार देखा बस इतने में तो उसने भी उसको देख लिया, और फाइनली इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी खासी बन गई। तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, लायोफिलिक। ठीक है, मुझे लग रहा है ज्यादा ही एक्सपीरियंस कर रहे हो, कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है। तो हमारे पास एक है लायोफोबिक और एक है मेरे पास, अब मैं बोलूंगा LOL, ठीक है। तो लायोफिलिक सॉल, तो लायोफिलिक सॉल के अंदर लोल। तुम्हें, हाँ तो अब ये हमारे पास आसानी से बन जाएगा या नहीं बनेगा? यस सर। बन जाएगा बिल्कुल, क्योंकि बन इनके बीच में जाएगा क्या है, सर। क्योंकि इनके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस है, और ये आपस में
जुड़ जाएंगे और फाइनली मेरे पास लायोफिलिक सॉल्ट बना देंगे। ठीक है भाई, तो इस चीज का ध्यान रखना है सब बच्चों को। तो लायोफिलिक के अंदर अट्रैक्शन होता है, ठीक है, ये आपस में एक चीज का ध्यान है कि जैसे मैं क्या बोलूँ कि अच्छा देखो, इसको ना थोड़ा सा इस तरीके से समझो कि जैसे जैसे मैं क्या समझाऊं, वैसे तो मुझे ऐसा एग्जांपल लेना नहीं चाहिए, चलो छोड़ो रहने दो। भाई एक चीज का ध्यान रखना कि जो कोई बात नहीं। लायोफिलिक होता है वो रिवर्सिबल होता है, और जो ये होता है मेरे पास लायोफोबिक वो इरिवर्सिबल होता है। कैसे? जैसे मान लो दो बेस्ट फ्रेंड है, वो अपनी मर्जी से आए हैं, वहां पे पेरेंट्स का कोई जोर नहीं था, तो अगर उनके बीच में लड़ाई होगी तो वो आराम से लोग अलग हो भी जाएंगे, क्योंकि उनको पता है हमारी वजह से हम आपस में तो मिले थे। लेकिन मान लो अगर दो लोगों को पेरेंट्स ने मिलाया हो कि बेटा आने वाले टाइम में तुम्हें इनके घर पे जाना है, ठीक है, तो वो कहेगी ठीक है, वो उसको जानती भी नहीं है। अब मान लो अगर उनके बीच में अगर लड़ाई हो गई, तो वो लड़ाई हो गई तो क्या वो सब खत्म कर देगी या कर देगा खत्म? नहीं, क्योंकि पेरेंट्स ने मिलाया ना, तो ये तो पवित्र रिश्ता होता है। ठीक है, तो फाइनली उसको वहीं पे रहना है कि वो कहते भी हैं उन्हें घर वाले, पुराने जमाने में ऐसा भी होता है कि बेटा वो तेरा घर वही है, अब जैसा भी है तुझे ही संभालना है, ठीक है, तो कुछ भी हो कोई बात नहीं, तेरा घर है जैसा भी है, बस हमें नहीं पता संभाल कैसे भी। ऐसा बोला जाता था पहले के जमाने, आज भी बोला जाता है वो गाँव में हमें भी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं ये वाली बात कर रहा हूँ तो ये अपने आप में क्या माना जाएगा, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? Irreversible. इसका मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया ना। देखो सोचने में अगर बात करते हैं तो जैसे मान लो जहाँ पे बोला जाता है अट्रैक्शन है, वो बल्कि रिवर्सिबल होना चाहिए था, और बल्कि वही रिवर्सिबल है। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अपने जैसे एग्जांपल से समझना, तो मुझे लगता है ज्यादा समझ में आएगा। तो लायोफिलिक जहाँ पे ग्रेट अट्रैक्शन था, ठीक है, वो रिवर्सिबल भी होते हैं, क्योंकि इनके बीच में लड़ाइयाँ होंगी, और लड़ाइयाँ होंगी तो दूर भी हो जाते हैं। टीवी वही में बहुत सही आते हैं। होता है। ठीक है, हाँ हाँ, वेरी गुड, ठीक है, मैं सब समझ रहा हूँ तुम्हारा फ्यूचर पर्सपेक्टिव। ठीक है, वेरी गुड। आजकल की जनरेशन तो वैसी ऐसी हो गई है, ठीक है, वो पेरेंट्स वेरेंट्स पे वैसे ही बिलीव नहीं करने वाले हैं, और मेरे हिसाब से वो ठीक भी है, क्योंकि अगर तुम आने वाले टाइम में अपने पेरेंट्स को ब्लेम करो कि देखो तुम्हारी वजह से ये सब हो गया, आपने ही करवाया था, क्या इसको बेस्ट फ्रेंड बना ले, और फाइनली देखो आज हम इस उस पे हैं, तो वो मेरे ख्याल से अच्छा भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम खुद कर रहे हो और खुद ही तो फिर तो अपने आप को ब्लेम करोगे तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, पर कुछ लोग, चलो छोड़ो, मैं कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा। ठीक कोई बात कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये लायोफिलिक और लायोफोबिक सबको समझ में आ गया है। Yes. Yes. ठीक है, बस 1 मिनट और ले रहा हूँ, उसके बाद तुम जा सकते हो। अब मेरे पास ना डिस्पर्सिव फेस को देखते हुए, डिस्पर्सिव फेस जो सॉल्यूट है एक तरह से, मीडियम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डिस्पर्सिव फेस को देखते हुए मेरे पास को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है मेरे पास मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, एक है मेरे पास मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड, और एक है मेरे पास एसोसिएटेड कोलॉइड, विच आई रिमेम्बर। एसोसिएटेड को आई गेस मिसल भी बोलते हैं। ठीक है, Yes. तो किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं हम? ये टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ व्हाट, डिस्पर्सिव फेस के बारे में, सॉल्यूट के ले रहे हैं। ठीक है, देखो मैक्रो से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? मैक्रो कोई बता सकता है मैक्रो का मतलब? हाँ, वेरी गुड, तो प्रॉपरली बोलो। एकदम नशा कर रखा है क्या तुमने? कैसे बोल रहे हो तुम? बड़ा ठीक है, तो ये ठीक है, तो हमारे पास मैक्रो का मतलब होता है थोड़ा साइज में बिग होना, ठीक है, तो थोड़ा बड़ा होना, तो जिसका साइज एकदम मैक्रोमोलिकुलर होता है, जो कि कोलोइडल रेंज के अंदर आता है, तो इसमें वो पार्टिकल्स हम लेते हैं, और ये काफी स्टेबल होता है। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान रखना, जो साइज में बिग होता है पार्टिकल वो स्टेबल माना जाता है। ठीक है, बदतमीजी मत करो, एकदम नॉनसेंस वाली हरकतें कर रहे हो। ठीक है, तो हमारे पास ये जो एक तो मैक्रोमोलिकुलर के अंदर क्या है, जो पार्टिकल का जो साइज है वो क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल होता है, ये बोलो बस। Yes. ठीक है, मैक्रोमोलिकुलर होता है, और ये अपने आप में क्वाइट स्टेबल होता है। ठीक है, तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है भाई, जैसे कि तुम डेली लाइफ में देखते हो, जैसे मान लो स्टार्च है, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड होता है। प्रोटीन, तुम प्रोटीन खाते हो, प्रोटीन के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। तो ये प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब क्या होंगे? बड़े बड़े पार्टिकल है, छोटे छोटे पार्टिकल है? बड़े पार्टिकल है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है। तो यस, तो ये मेरे पास है मैक्रोमोलिक्यूलर। अब नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास मल्टीमोलिकुलर। अब ये मल्टीमोलिकुलर का मतलब क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक हो गए। तो जब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल
तुम क्यों हंस रहे हो? एक काम करो, सारे बच्चे अपनी वीडियो ऑफ करें, तुमको देख के मुझे हंसी आ रही है। चुप ठीक है? मत करो भाई सर नहीं। अरे सर है। और जो हंसना है अपना पर्सनली हंसो, ठीक है? मेरे को भी हंसी दिला रहे हो। तो जब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर जब एक बना लेते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, तो उनका साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ठीक है? तो वो जो हो गया हमारे पास, तो फिर उसी को हम क्या बोलते हैं? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। ठीक है भाई? तो याद रहेगा। जैसे तुमने नाम सुना होगा S8 मॉलिक्यूल, नाम सुना है S8? तो ये S8 का मतलब क्या है कि छोटे छोटे S पार्टिकल मिल 8 आए और वो मिलकर एक हो गए। ठीक है? तो वो मेरे पास क्या हो गया? मल्टी मॉलिक्यूलर। अब एक आता है मेरे पास, क्या बस लास्ट है ये, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड। एसोसिएटेड कोलॉइड का मतलब क्या होता है? जो लो कॉन्सेंट्रेशन पे, सारे बच्चे ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे भी नहीं पता कितना इंपॉर्टेंट है। तो सारे बच्चे ध्यान रखना, ऐसे सब्सटेंसेस जो लो कॉन्सेंट्रेशन पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन पे, और हाई कॉन्सेंट्रेशन पे वो क्या करते हैं? वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाते हैं, क्योंकि वो आपस में क्या आ जाते हैं? पास पास आ जाते हैं, आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटेड कोलॉइड और एग्रीगेटेड कोलॉइड। जैसे कि मिसल, जब तुम कपड़े धोती हो, ये याद है श्रेया? तो श्रेया जब कपड़े धो रही होती है यस तो वहां पे सर, क्या बनता है? मिसल बनते हैं, साबुन लगाते हैं, राइट? क्लींजिंग एक्शन यस सर, टेंथ यस क्लास सर। वाला। ठीक है, कंट्रोल तो कंट्रोल। झाग झाग जो हो हाँ जाता है ना। हाँ ठीक है, तो यस बहुत सर, सारे यस। मिसल बन जाते हैं, तो वो एग्रीगेट हो गए ना। ठीक है? तो इसीलिए तो भाई लो कॉन्सेंट्रेशन पे किसकी तरह एक्ट करना है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। लेकिन हाई कॉन्सेंट्रेशन पे किसकी तरह एक्ट करना है? कोलोइडल सॉल्यूशन की तरह। ठीक है? बिकॉज ऑफ व्हाट? पार्टिकल्स एग्रीगेट की एग्रीगेट हो तरह, जाए। बिकॉज ऑफ एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल, फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल्स। ठीक है? अब वीडियो ऑन करें सब बच्चे। यस कृति, तो अब मुझे एक बात बताओ कृति, क्लासिफिकेशन, वी हैव डन द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्सिव फेज या डिस्पर्स्ड फेज। सो हाउ मेनी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आर देयर इन दिस कैटेगरी? 3 3 ठीक है ना? मैक्रो मॉलिक्यूलर, मल्टी मल्टी मॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलॉइड। मॉलिक्यूल हाँ, अब मुझे लग रहा है, हाँ ये तुम बताओ आर्यन। हाँ आर्यन, तुम बताओ एक बार, ये मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड क्या होता है? तुम ज्यादा अच्छे से बताओगे मुझे लग रहा है। बताया तो था तुमने भी। नहीं नहीं, तुम्हें बताओ प्रॉपरली। मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड वो होता है ना थोड़ा बड़ा। बस तुमने यही सुना है मैक्रो मॉलिक्यूलर के अंदर, और तुमने कुछ नहीं सुना? वो कुछ क्योंकि तो वो, बताया था उन्होंने, कोलोइडल रेंज पता नहीं ऐसे कुछ। हाँ 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 हाँ, और तो बस वही सब होता रहता है छोटा बड़ा। बिल्कुल बदतमीज बच्चे हैं। ठीक है, अरे एग्जाम्पल बताओ ना यार, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन। ठीक है? तो ऐसे मेरे पास मैं मैक्रो मॉलिक्यूलर, मेरे पास वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज क्या होता है? मैक्रो मॉलिक्यूलर रेंज का होता है, कोलोइडल रेंज के अंदर बोल सकते हो। ठीक है? और ये स्टेबल होते हैं अनस्टेबल? स्टेबल। स्टेबल होते हैं। ठीक है? और मैंने क्या एग्जांपल बताया था? जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन होता है। ठीक है? जो एक्चुअली कुछ पॉलीमर का भी एग्जांपल, कुछ ही तो चलो नेचुरल हो गए, हमारी बॉडी में नेचुरल ही है, मतलब, और बाहर से प्लांट से भी मिलते हैं। अगर कुछ आर्टिफिशियल आ जाए, जैसे पॉलीथीन हम बनाते हैं, मतलब पॉलीमर हम बनाते हैं, तो वो पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टायरीन हो गया, नायलॉन हो गया, तो ये सब हम बनाते हैं। एक पॉलीमर तुम्हारा चैप्टर हटा दिया गया है, ये सब चीजों को तुम्हें वहां पे पढ़ना पड़ता। नायलॉन 6 नायलॉन 6, पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, सिंथेटिक रबर, ये सब चीजें क्या हम बनाते हैं। जब तुम पॉलीमर इंजीनियरिंग लोगे ना, तो पॉलीमर इंजीनियरिंग में ये सब चीजें बनाई जाती हैं। और पॉलीमर इंजीनियरिंग में तो ऐसे चीजें बनाई जाती है कि मैं बोल भी नहीं सकता शायद। ठीक है? तो ये सब चीजें रबर्स की बनती हैं, तो ये सब क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल पे इनका काफी ज्यादा डिमांड होती है, तो इसीलिए ये सब चीजें बनाई जाती हैं। यस। ठीक है, बदतमीजी मत करो। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है कोलोइडल, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड। मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है? यस, दीक्षा बताएगी। मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब मैंने क्या बताया? जब छोटे छोटे पार्टिकल्स एग्रीगेट हो जाते हैं साथ में to form a वेरी big गुड, particle. ये जैसे कि एग्जांपल मैंने क्या लिया था? S8, राइट? तो Yes. छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक हो जाते हैं, तो वो जैसे कि एसिड हो गया, तो ये डिस्पर्सिव फेज के लिए लिया गया है। और लास्ट में कुछ बताएगा एसोसिएटेड कोलोइड। क्या सर? एसोसिएटेड
100 सवालों के जवाब से अच्छे ये भयंकर खामोशी। चलो आर्यन तुम ही बता दो एसोसिएटेड कोलॉइड। वो सर पता नहीं ये वाला तो मुझे। अच्छा अच्छा Nice. ठीक। मैंने एक लाइन बताई थी, ऐसे सब्सटेंसेस जो लो कॉन्सेंट्रेशन पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन के रहे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? NaCl, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेकिन हाई कॉन्सेंट्रेशन पे वो क्या बन जाए? एग्रीगेटेड पार्टिकल बन जाए, मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाए। लो पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हाई पे कोलोइडल सॉल्यूशन। एक ही बात बताइए, तब भी नहीं बता पा रहे हो। अब जरा बताना एक बार एसोसिएटेड कोलोइड क्या होता है। देखो कौन, अच्छा वो लो कंसंट्रेशन पे वो जाता है फिर। हाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से तो सुना करो, आदत पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है इसका। आधा ध्यान कहीं और ही चल रहा है मुझे लग रहा है तुम्हारा। भाई अभी बहुत टाइम है तुम्हें, ठीक है, बड़े अभी टाइम हो रहा है, थोड़ा सा थोड़ा कंट्रोल करो, ठीक है। ये सब चीजें हर मतलब चेंजेस आते हैं बॉडी में, ठीक है, कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है। कुछ लोग थोड़े से ज्यादा ही एकदम एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छी बात है ये, ठीक है। तुम अभी कौन सी एज में हो? ठीक है 17-18 ईयर्स के हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान लगाओ अभी पढ़ने में, ठीक है, वरना कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, फिर कुछ नहीं पता लगे कि बॉयज कॉलेज में पहुंच गए। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, नहीं नहीं ऐसा होता है, हर किसी की श्रद्धा होती है, कोई किसी को गर्ल्स कॉलेज में जाना होता है, किसी को बॉयज में, किसी को दोनों में, तो ठीक है। दोनों, अच्छा अच्छा मतलब कोएड ठीक है। तो ये एसोसिएटेड क्या होता है अनन्या बताएगी। चलो अनन्या, एसोसिएटेड कोलोइड क्या होता है? रितेश तुम बता दो एक बार एसोसिएटेड कोलोइड। सर जब वो हाई कंसंट्रेशन पे जब वो मतलब कोलाइड बन जाते हैं वो। और लो कॉन्सेंट्रेशन पे कौन बताएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अरे यार सबका ध्यान कहाँ पर है, मैं एक ही बात जब से चिल्ला रहा हूँ। जो लो कॉन्सेंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाते हैं और हाई कॉन्सेंट्रेशन पे, मुझे लगता है कि सबका ध्यान एकदम गड़बड़ा गया है, ठीक है। इससे ज्यादा कि तुम्हारा ध्यान और गड़बड़ा जाए, बेटर है कि मैं क्लास को यहीं पर ही एंड कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है, ठीक बड़े है। बड़े पे चला गया मैं। हाँ मोदी जी वाह। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेंगे। बाय बाय, टेक केयर। या बाय।